नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखो, अभी जो उत्तराखंड का पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अगर आपने अपने ऑफिशियल की से अपने आंसर मैच नहीं किए हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख के अपने आंसर चेक जो है कर सकते हैं। मेरे पास जो सेट है ये सेट सी है और मैंने ये आंसर ऑफिशियल आंसर की से लगाए हैं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के बाद में आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं, ताकि फिर उसी हिसाब से जो है कट ऑफ डिस्कस कर ली जाएगी। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन आया था सेट सी में कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची क्या उपबंधित करती है। इसका आंसर सी है। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पेरिस में है। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या, ये 27 है। सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021, इसको राष्ट्रपति ने अनुमति कब दी थी, तो 25 दिसंबर 2021 को दी थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी। तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन ए है, न्यूरेमबर्ग विचारण। अगला है 6 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बात में ये कहा गया है कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। ये मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघवाद में है। अगला है 7वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारत की उषा राव मोनारी इनको जो है संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। ये किया है यूएनडीपी के। देखो, मैंने जो आपको आंसर्स बताए थे ना, वो उसमें से मैक्सिमम जो आंसर है वो सही है। कुछ एक क्वेश्चन है जो इसमें ऑफिशियल आंसर की से मिसमैच हो रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुलभूषण यादव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये था अधिवक्ता हरीश साल्वे। अगला है सरोगेसी अधिनियम 2021 की किस धारा में वाणिज्यिक सरोगेसी शब्द की परिभाषा है, ये 2G में है। अगला है कि भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की जो आयु, मतलब जो वोट देने की आयु है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। ये 61वें संविधान संशोधन में की थी। आगे है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, संविधान के प्रवर्तन में आने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान पर निर्णित किया था। इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि अभी इस पर डाउट है, इसका आंसर तब क्लियर नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन ए है, री दिल्ली लॉज अधिनियम 1912। अगला है निम्नलिखित में से यूएन चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 27 है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, ये किससे संबंधित है, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अध्यक्ष और कर्मचारी, ये सबसे संबंधित है। अगला है उत्तराखंड दिवस तथा राज्य या फिर राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा क्या है, तो ऑप्शन सी है, 49% से 74% तक बढ़ा दी गई है। अगला है भारत के संविधान में उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है, किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 224A में। अगला है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की स्थिति से प्रभावी में हुआ था, ये कब इन्फोर्स में आया था, तो 22 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन 19 का ऑप्शन इसमें सी माना है ऑफिशियल आंसर की में। सॉरी, इसका जो आंसर है वो 19 का आंसर ऑप्शन डी माना है, 19 सितंबर 2018। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये फातिमा बीवी थी। अगला है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, ये रिटायर्ड सेना अधिकारी थे। बनाम भारत संघ का मामला कितने न्यायाधीशों द्वारा अभी निर्धारित किया गया था, तो इसमें टोटल 9 जज की बैठक थी। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के खंड कामे को शामिल किया गया, ये संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002 था, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। अगला है 23 क्वेश्चन, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये 1954 से स्थापित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन ड्यूलिज्म थ्योरी के प्रवर्तक नहीं है, तो ये है ड्यूक गिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने क्वेश्चन ज़रूर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, ये सारे राइट आंसर हैं क्योंकि ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हुए हैं। अगला है 25वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये न्यायमूर्ति H.J. कानिया है। अगला है 26 क्वेश्चन, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, ये थे M.C. सीतलवाड़। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि का शब्द
एम्बार्गो किस मूल का है? ये एम्बार्गो शब्द है, किस मूल का है ये शब्द? तो ये जो है स्पेनिश मूल का एक शब्द है, डी है इसका आंसर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सृजन किसने किया था? ये जेरेमी बेंथम थे, इन्होंने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णित किया है कि किसी गोरखा नागरिक को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? ये असम में किया गया है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शासित किया था? तो ये था MC मेहता बनाम कमलनाथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य का पर्यावरण और संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? यह अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि भारत का संविधान कहा जाएगा? ये 393 आर्टिकल है, उसमें कहा गया है कि भारत संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित घटकों में से यानी फीचर में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? मतलब आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है भारत में के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री कौन थे? ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। अगला है 37 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 9 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ये मानव अधिकार परिषद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा में है। अगला है भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वाचन के लिए प्रयोज्य है? तो ये है आर्टिकल 367। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? ये हॉलैंड ने बोला था। 43 क्वेश्चन है वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलयन हुआ? तो ये दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं। अगला है वर्ष 2019 में किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया? तो जम्मू कश्मीर को किया गया है। जम्मू कश्मीर अब जो है राज्य का संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो ये असम जो है राज्य है, उसके पास में अपना खुद का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। असम के पास में है। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी तो सिक्किम की कैपिटल। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय की कितनी संख्या है? तो टोटल जो उच्च न्यायालय है वो है 25 है। और मैंने आपको करंट अफेयर के टॉपिक पे देश के उच्च न्यायालय के बारे में बताया है कि किस उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, उसकी खंडपीठ कहाँ पे है, उसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है। तो वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, जो कि वो करंट की है। अभी 25 वाला तेलंगाना वाला बना था 2019 में, उसको भी मेंशन किया गया है। अगला है 48 क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? ये 2014 में आया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? ये 10 दिसंबर 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला है यहाँ से लॉ के क्वेश्चन आ जाते हैं, पार्ट 2 है ये, मेरे पास सेट C है, ये आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। 51 क्वेश्चन है CRPC के निम्नलिखित में से कौन सी धारा बताती है कि सेशन कोर्ट में अपील की सुनवाई कैसे होती है? ये 381 सेक्शन में बताया गया है। अगला CRPC की धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने अवधि के लिए प्रतिभूत देने का आदेश किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन C है, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है CRPC के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के संक्षिप्तता खारिज करने से संबंधित है? तो ये है धारा 384। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, CRPC के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपीलीय न्यायालय की शक्ति से संबंधित है? यह है 386। नेक्स्ट है CRPC के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं? तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ये सभी जो है आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं। नेक्स्ट है किससे संबंधित प्रावधान CRPC 1973 में नहीं है? तो पुनर्विलोकन, ये इसका प्रावधान CRPC में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, CRPC की धारा 407 किससे संबंधित है?
तो ये मामले और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है। ये सेक्शन 293 में। अगला है 59 क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत एक व्यक्ति एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो कि 12 माह की अवधि में किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में हो या नहीं, इनमें से कितने अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है या विचारण किया जा सकता है। तो टोटल 3 अगर अपराध है उसके ऊपर, तो एक ही साथ उस पर आरोप और विचारण किया जा सकता है। अगला है 60 क्वेश्चन कि ए ने बी के दांत तोड़ दिए। ए ने यहाँ पे कौन सा अपराध किया है? यहाँ पर उसने घोर उपहत्या की है। अगला है, सीआरपीसी की धारा 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है? तो 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। अगला है, सीआरपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने पर विकृचित व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है? ये सेक्शन 330 है। अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन कि कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो सही आंसर है इसका रजिस्ट्री या फिर गृह अतिचार। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि आईपीसी के अंतर्गत कब शरीर के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है? तो मृत्यु का भय होने पर भी, अपहरण होने मतलब किडनैपिंग होने पर भी, और अम्ल द्वारा हमले पर भी। तो ये सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, ए भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। तो ए ने यहाँ पर क्या अपराध किया है? ए ने यहाँ पर जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का अपराध किया है। नेक्स्ट है, आईपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध करने के में सक्षम के सिद्धांत पर आधारित है? ये सेक्शन 82 है जो बताता है अपराध करने में सक्षम के बारे में बताता है। अगला है, बलात्संग की पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण, मतलब जो पीड़ित होती है बलात्कार की, उसकी पहचान को छुपाना है। अगर उसकी पहचान प्रकट की जाती है तो आईपीसी के में जो है एक सेक्शन है 228A, उसके अनुसार वो दंडनीय होगा। अगला है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर सुमेलित नहीं है, सही आंसर है लूट। ये 389 में नहीं है, ये 390 में है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी की किस धारा में के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने का एक जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? मतलब उसको जो है हम उसको अपराधी नहीं मानेंगे। तो ये सेक्शन 78 है जो ये बता रहा है कि जो जल्लाद होता है वो फांसी के लिए जो कार्य करता है, मतलब उसके लिए बटन दबाता है, रस्सी खींचता है, तो वो जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। नेक्स्ट है, एक कुत्ते को जेड की सहमति के बिना जेड को परेशान करने के आशय से जेड के ऊपर कूदने के लिए उकसाता है। यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने जो है आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, जो ऐसा करने से मना कर देता है। ए यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी है? हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। नेक्स्ट है कि आईपीसी के में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कहाँ पर है? ये अध्याय 5A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, ए अपनी पत्नी बी की मृत्यु में वृद्धि करने के आशय से बी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कई दिन तक खाना नहीं देता। बी किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और बताना है कि ए ने यहाँ पे कौन सा अपराध किया है। तो ए ने जो है यहाँ पर हत्या का प्रयास किया है, उसने जो है अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की है। देखो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर करा दे रही हूँ ताकि आप बस अपना क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मैच कर दो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मिला दो अपना, ठीक है। इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधे आंसर। 74 क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध दंडनीय है। ये 379 सेक्शन है, उसमें जो है उसका दंड बताया गया है चोरी का। अगला है 75 क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पीछा करने को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। ये आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घोर उपपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? तो अस्थायी रूप से किसी आँख की दृष्टि विच्छेद करना, ये घोर उपपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है। 77 क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के दुष्प्रेरण की परिभाषा है? ये धारा 306 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी 1860 की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंड है, तो जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो है ये आजीवन कारावास तक हो सकती है। ये 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंड है। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है आपको। बलवा जो है ये 146 में है, दंगा 159 में है, ये दुष्प्रेरण 107 में है और अपराध का प्रयत्न 511 में है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आईपीसी में आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित है 120A में। अगला है, ए दीवार से घिरे हुए स्थान में जेड को प्रवेश कराकर जेड को उससे ताला लगाकर बंद कर देता है। ए यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी है?
तो ए ने जो है यहाँ पर जेड का सदोष परिरोध किया है। नेक्स्ट है ए एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है। यहाँ पर आईपीसी में ए यहाँ पर किस चीज़ के लिए दोषी होगा, तो ये सेक्शन 330 के अनुसार दोषी होगा। अगला 83 क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 53 में कितने प्रकार के दंड है, तो यहाँ पर टोटल 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। 84 क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के लिए सजा उपबंधित है कितनी, तो ये कठोर कारावास है जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है। अगला है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया। ये मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य था जिसमें 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 86 क्वेश्चन है बी को जो एक लोक सेवक है ए रिश्वत की प्रस्तावना करता है, बी उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है, ए भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है किस सेक्शन के अनुसार, तो यहाँ पे 116 के अनुसार वो दंडनीय होगा। अगला 87 क्वेश्चन, आईपीसी में अभित्याजक को संशय देना उपबंधित है, ये सेक्शन 136 के अंतर्गत राइट आंसर होगा। अगला है 88 क्वेश्चन, ए एक बक्से में जो जेड का है इस आशय से आभूषण रखता है कि उसे उस बक्से में पाए जाए और इस परिस्थिति में जेड चोरी के लिए दोषित ठहराया जाए, तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है, उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। 89 क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकट रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य उपबंधित है, किस सेक्शन में है ये, तो सेक्शन 269 में है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता में जीवन की परिभाषा 45 में है और यहाँ पर जो है 41 में क्या है, 41 में जो है ये विशेष विधि की परिभाषा है। अगला है 92 क्वेश्चन, ए बी को उकसाता है कि वह जेड की हत्या करने के लिए सी को उकसाए, बी तदनुसार सी को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है और तत्पश्चात सी ऐसे उकसाने का अपराध करता है, कौन हत्या का यहाँ पर दोषी होगा, तो यहाँ पर जो है ए बी सी तीनों ही हत्या के लिए दोषी होंगे। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीसी की धारा 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है, ये बेईमानीपूर्ण ये चोरी के लिए आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, आईपीसी में न्यायालय कहाँ पर परिभाषित है, तो कोर्ट की डेफिनेशन धारा 20 में है। 95 क्वेश्चन है ए ऐसे नगों को जिसको वह जानता है कि वे हीरे नहीं है हीरे के रूप में गिरवी रखकर जेड के संशय प्रवंचना करता है और तद अनुसार धन उधार लेने के लिए जेड को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, यहाँ पर उसने ए ने कौन सा अपराध किया है, यहाँ पर उसने चीटिंग की है, छल किया है। अगला है आईपीसी की धारा 489 ए के से संबंधित है, तो ये करेंसी नोटों तथा बैंक नोटों का कूटकरण से संबंधित है। 97 क्वेश्चन है ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब में कुछ चुराने का प्रयत्न करता है, जेड की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयत्न में असफल हो जाता है, तो ए ने यहाँ पर क्या किया है, कौन सा अपराध किया है, तो चोरी करने का प्रयत्न किया है इसने यहाँ पर, क्योंकि उसने जेब में हाथ डाला वो तो कुछ था नहीं, लेकिन अगर कुछ होता तो भी तो वो चोरी थी ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 क्वेश्चन, सीपीसी में प्रतिनिधिवाद वर्णित है किसके अंतर्गत, तो आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सीपीसी के अंतर्गत मुजरा, ये कहाँ पर डिफाइन है, तो आदेश 8 नियम 6 में। अभिवचन से क्या तात्पर्य था, अभिवचन वाद पत्र और लिखित कथन दोनों होते हैं, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सीपीसी के अंतर्गत एक पक्षीय अज्ञाप्ति को रद्द करने के लिए प्रतिवादी आवेदन कर सकता है, आदेश 9 नियम 13 में। 102 क्वेश्चन है रेस जुडिकेटा पूर्व न्याय का सिद्धांत रोकता है, ये वाद को दायर करने से रोकता है, मतलब एक बार वाद दायर हो गया तो वो दोबारा वाद दायर उसका नहीं होगा एक ही चीज़ का। 103 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीपीसी की किस धारा में न्यायाधीश परिभाषित है, जो न्यायाधीश है इसकी डेफिनेशन है 28 में। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बैंकर पर दिया गया चेक, ये अभिलेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 22 में क्या उपबंधित है, तो जंगम संपत्ति है यहाँ पर। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन, सीपीसी के अंतर्गत गार्निशी का अर्थ क्या होता है, ये निर्णित ऋणी का ऋणी कहलाता है। 107 क्वेश्चन है सीपीसी में रिसीवर प्रापक इसकी नियुक्ति बताई गई है, आदेश यहाँ पर 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 108वां क्वेश्चन, प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध कहाँ पर है, आदेश 5 नियम 20 में सीपीसी के। 109 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्य के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये विबंधन का सिद्धांत है, एविडेंस एक्ट में 115 सेक्शन। नेक्स्ट है 110वां क्वेश्चन, पूर्व न्याय के सिद्धांत, ये आदेशात्मक या फिर आज्ञात्मक है। 111वां क्वेश्चन है डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो डिक्री का निष्पादन उसको पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या फिर जिस न्यायालय ने उसको अंतरित किया है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक डिक्री हो सकती है, तो ये जो है प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम भी हो सकती है, सही आंसर यहाँ पे डी होगा। अगला क्वेश्चन है स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है एक ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत यहाँ पर
प्रतिवादी निवास करता हो, संपत्ति स्थित हो और प्रतिवादी व्यापार करता हो। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट सीपीसी में दुकान का वही खाता पेश करना कहाँ पर है? तो आदेश 8 नियम 17 में। नेक्स्ट है सीपीसी का आदेश 8 नियम 1 में क्या है? तो ये लिखित कथन है। अगला है सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है? तो साक्ष्यों का मूल्यांकन करना, वाद को पूर्णतः निर्णित करने का कर्तव्य है और साक्ष्यों को पुनः समीक्षा करना। तो ये डी आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के परीक्षण हेतु भी, स्थानीय अन्वेषण के लिए भी, बंटवारा करने के लिए भी। यहाँ पर इन सभी के लिए जो है न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118वां क्वेश्चन, टीपीए कब प्रवर्तन में आया था? तो 1 जुलाई 1882 को आया था। किसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत आय के संचय का आदेश अवैध है? तो यहाँ पर ए और तीसरा ये सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला है यदि प्रतिग्रहण करने से पहले दादा की मृत्यु हो जाती है तो वो दान शून्य होगा। अगला है टीपीए की धारा 137 के लागू होने के से निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख को बाहर रखा गया है? तो केवल शेयर और विनिमय, इन दोनों को ही बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है टीपीए के अंतर्गत निहित हित क्या होता है? तो निहित हित इसमें जो है ऑप्शन डी माना, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थावर संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यहाँ पर भूमि में मूलित पेड़ और झाड़ियाँ ये स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन, बी को ए कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, तो यहाँ पर ये पट्टा जो है वॉइड होगा। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो खड़ा काष्ठ जो होता है स्टैंडिंग टिम्बर के मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता। अगला है टीपीए की 52 सेक्शन में क्या है? तो लंबित वाद का सिद्धांत है यहाँ पर, 20 का ऑप्शन सही होगा। अगला है कौन अनुयोज्य दावा इसमें से नहीं है? तो ये ऑप्शन ए है, अंतकालीन लाभ, ये अनुयोज्य दावा नहीं होता। 128 क्वेश्चन है टीपीए की 63 किससे संबंधित है सेक्शन? तो ये बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन के विषय में बताती है? ये धारा 9 है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में हिंदू की दी गई परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन हिंदू नहीं है? तो पारसी जो है वो हिंदू नहीं होते। अगला है 131 क्वेश्चन, हिंदू अपर्याप्त व्ययता और संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 13 के अंतर्गत एक हिंदू अपर्याप्त व्यय के लिए यानी कि माइनर के लिए संरक्षक नियुक्ति या घोषित करते समय प्रमुख विचारण क्या होगा? तो उस माइनर के कल्याण के बारे में पहले सोचा जाएगा। 132 क्वेश्चन है दाएं भाग के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जीमूतवाहन है। 133 क्वेश्चन है मिताक्षरा एक भाष्य है, ये किन की लिखी हुई है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी हुई है। 134 क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना, तो ये विवाह को वॉइडेबल बनाता है। मतलब अगर पता चल गया कि लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके बाद में हस्बैंड चाहे तो शादी को वैलिड कर ले, चाहे तो वॉइड कर ले। 135 क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती? तो ये पेंशन नहीं की जा सकती, भावी भरण पोषण ये भी ट्रांसफर नहीं होता है, और उत्तराधिकार की संभावना ये भी ट्रांसफर नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा आंसर। 136 क्वेश्चन है कि अजन्मे व्यक्ति के फायदे में संपत्ति का सीधे अंतरण यहाँ पर वॉइड होता है। यहाँ पर जो अजन्मा व्यक्ति है उसका सीधा ट्रांसफर संपत्ति का नहीं होता। 137 क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि एक हिंदू पुरुष एक से अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है तो यहाँ पर सभी विधवाएं संयुक्त रूप से वर्ग 1 में वर्णित अन्य उत्तराधिकारी के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। अगला क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के रजिस्ट्रेशन का उपबंध है? सेक्शन 8 है, उसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है हिंदू विवाह में। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है? तो ये है 29B में। अगला क्वेश्चन है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ि के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए, तो 15 वर्ष की। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन हिंदू अपर्याप्त व्ययता और संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क विवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। अगला है हिंदू विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण पाने के लिए अधिकृत नहीं है? तो एक ऐसी पत्नी जो हिंदू नहीं रही उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि पुत्रियां जीवन पर्यंत है, ना कि
5 के बाद में। तो ये विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का वाद था, उसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पुत्रियां हैं वो जीवन पर्यंत होती हैं, ज़िंदगी भर के लिए होती हैं, ना कि 2005 के बाद से है। अगला है 144 क्वेश्चन, धर्मस्थता की स्थिति हिंदू विधि में मान्य है। तो वैध बच्चा हो तभी भी, शून्यकरण विवाह से बच्चे हो तब भी, और शून्य विवाह हो तब भी। तो डी आंसर यहाँ पे सही होगा। 145 क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक प्राप्त व्यय का विवाह, यानी कि जो माइनर है उसका जो मैरिज होती है वो वॉइडेबल होती है। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आधार केवल पत्नी को तलाक के लिए उपलब्ध है? तो पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध, यहाँ पर डी आंसर सही होगा। अगला है 147 क्वेश्चन, दत्तक मीमांसा तथा दत्तक चंद्रिका का संबंध किससे है? तो ये दत्तक से है। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, हिंदू विधि में रसल बनाम रसल का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्रूरता के विषय से संबंधित वाद था। 149 क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपबंधित करती है कि कार्यवाही बंद कमरे में संचालित होंगी? ये सेक्शन 22 है, ये बताता है। अगला है शून्य विधि मान्यता नहीं देता, ये मुद्दा यानी कि अस्थायी विवाह को मान्यता नहीं देता। नेक्स्ट है 4 पत्नियों के होते हुए एक पुरुष मुस्लिम पुरुष ने 5वीं शादी कर ली तो ऐसा 5वां विवाह जो है ये अनियमित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 152 क्वेश्चन कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तित कराना यहाँ पे स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 153 क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वैध हिवा यानी कि दान के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह है दान संबंधित लिखित दस्तावेज का प्रमाण होना। अगला है एक मुस्लिम महिला किसी गैर मुसलमान के साथ में विवाह विधिमान में विवाह करती है तो ये जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत करेगी। नेक्स्ट है हिंदू अपर्याप्त व्ययता तथा संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंतर्गत एक हिंदू अपर्याप्त व्ययता की संपत्ति का वहन करने के लिए कौन अधिकृत नहीं है? तो वस्तुतः संरक्षक ये यहाँ पर अधिकृत नहीं होगा वैध रूप से। 156 क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत आश्रित शब्द का क्या अर्थ है? तो आश्रित यहाँ पर केवल पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, और ऐसी विधवा जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो ये सभी यहाँ पर आश्रित के डेफिनेशन में आते हैं। 157 क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति एक या एक से अधिक पुत्रियां, पुत्र की पुत्रियां और बिना पुत्र या पुत्र के मर जाता है तो उसके पिता का मुस्लिम उत्तराधिकार के अंतर्गत उसका जो भाग होगा वो 1/6 प्लस शेष होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वक्फ का वैध उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है कि एक पूर्ण अजनबी के हक में किया गया वक्फ। 159 क्वेश्चन है, माता व विधवा का सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत अधिकतम भाग कितना होगा? तो ये 1/3 और 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवयस्क की संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो उसके पिता होता है। 161 क्वेश्चन है, इद्दत की अवधि के दौरान मुस्लिम विवाह अगर महिला विवाह कर लेती है तो ये अनियमित विवाह कहलाता है। 162 क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में जब पति और पत्नी परस्पर तलाक के लिए सहमति चाहते हैं तो इसको जो है हम मुबारत कहते हैं। अगला है 163 क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मुख्तारनामा के संदर्भ में उपधारा बताती है? तो ये है सेक्शन 85। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट में कितनी धाराएं और कितने चैप्टर हैं? तो 167 इसमें धाराएं सेक्शन और 11 चैप्टर हैं। 165 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? तो कन्फेशन संस्वीकृति ये यहाँ पर परिभाषित नहीं है। इसके अलावा न्यायालय साक्ष्य और दस्तावेज तीनों ही डिफाइन है। 166 क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। ये रेस जेस्टे के सिद्धांत से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें स्मृति ताज़ा करना कहाँ पर है? तो 159 में है। 168 क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह विच्छेद तलाक का प्रकार नहीं है? तो ये इदा जो है ये विवाह विच्छेद का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में किस स्कूल में मुता विवाह मान्य है? तो ये इतना अशरिया स्कूल। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर में मुझे डाउट था तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया ऑफिशियल आंसर की से। नेक्स्ट है कि ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यहाँ साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? ये एक के पास स्वयं के पास होगा कि वो साबित करे उसके पास टिकट है। नेक्स्ट है, एविडेंस एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना? तो ये अनुश्रुत साक्ष्य हियर्स एविडेंस होते हैं जिनको इन्होंने एविडेंस नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य ये किससे संबंधित बात था? तो ये स्वयं स्वीकृति कन्फेशन से संबंधित बात था। नेक्स्ट है, एविडेंस एक्ट के में कौन सी धारा है जो अनियंत्र उपस्थिति से संबंधित है? ये है धारा 11 जो बताता है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होंगे।
174 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है व्यतिरिक्त संसूचना है 124 में नहीं है, 126 में है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है ये। 176 क्वेश्चन है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य क्या समझा जाएगा। तो इसको हम मौखिक साक्ष्य कहते हैं। 177 क्वेश्चन है, किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध अभिनिर्धारित किया। तो ये देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद था, इसमें कहा था। 178 क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत बलात्कार के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने पर उपधारणा किस धारा में प्रावधानित है। तो धारा 114A में है। अगला है, सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 180 क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचनाएं प्रकट करने से संरक्षित है। यह धारा 122 में है। नेक्स्ट है 181 क्वेश्चन, ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारण होते हुए समय एक पुलिस अफसर की हत्या का प्रयत्न किया था। इस वाद में क्या बी का परीक्षण हो सकता है। तो देखो बी की यहाँ परीक्षा की जा सकती है कि क्या घटित हुआ था। नेक्स्ट है 182 क्वेश्चन, एक मुवक्किल ए अटॉर्नी बी से कहता है कि मैंने कूटरचना की है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। यहाँ पर यह व्यतिरिक्त संसूचनाओं के अंतर्गत संरक्षित है, तो यह प्रकटन से संरक्षित है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। 183 क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने से संबंधित है जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है। तो इसका आंसर 131 होगा। 184 क्वेश्चन है, किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। तो देखो इसमें कोई विशिष्ट साक्ष्यों की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। 185 क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने और पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति है। तो ये 165 में है। अगला है सीआरपीसी के में अपराधों का वर्गीकरण कहाँ पर है। तो प्रथम अनुसूची में है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 187 क्वेश्चन है, सीआरपीसी की जो सेक्शन है 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि की कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत है यदि उसने अपराध किया है तो मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का या 10 वर्ष से अधिक की अवधि का। तो ये सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एविडेंस एक्ट की धारा 118 किससे संबंधित है। तो यह कौन साक्ष्य दे सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 क्वेश्चन, रणतीज शाह बनाम श्रीमती शोभा शाह एवं अन्य AIR 2016 वाद का संबंध किससे है। ये DNA परीक्षण से संबंधित वाद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 190 क्वेश्चन, ये 200 क्वेश्चन आए थे, इसमें 50 क्वेश्चन जीके के थे और बाकी 150 जो है आपके लॉ के थे। आपने पेपर दिया, आपको पता ही होगा। 190 क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अंतर्गत 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है, केवल उच्च न्यायालय के पास में हो ये पावर। नेक्स्ट सीआरपीसी की धारा 460 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित न करती है। तो ये जो धारा 94 है सीआरपीसी के अंतर्गत तलाशी सर्च वारंट जारी करना। नेक्स्ट 192 क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सेशन कोर्ट को सुपुर्द किया जाएगा यानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये 209 और 323 में। नेक्स्ट सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या मतलब है। ये 172 के अंतर्गत अन्वेषण का कार्य का अभिलिखित करती है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है तो पुलिस जो है वो अपनी पुलिस डायरी में इसको नोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अंतर्गत अभिभाषक सौदेबाजी ये किस सन में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 2006 में। अगला है सीआरपीसी की धारा 357A के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकता है। इस संदर्भ में राज्य या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि की सीमा के भीतर जांच पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 महीने के अंतर ये जांच पूरी हो जानी चाहिए। 196 क्वेश्चन है, सीआरपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा समानता जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने का दायित्व विहित करती है। ये सेक्शन 39 है, जो बताता है कि जनता भी पुलिस को जो है अपने आसपास हो रहे अपराधों के बारे में बताए। 197 क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों को मामले में रिपोर्ट किसको भेजेगा। तो ये डीएम को भेजता है रिपोर्ट। 198 क्वेश्चन है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है। ये 344 है। अगला है 199 क्वेश्चन, सीआरपीसी में पीड़ित शब्द कहाँ पर परिभाषित है। तो ये 2WA में है। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 200वां क्वेश्चन कि सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणी अभिलेखित करने का उपबंध है।
तो ये सेक्शन 280 में है। ये पूरा अपना क्वेश्चन पेपर हो गया है। मैंने आपको ऑफिशियल आंसर बताए हैं सारे, आप इनको ज़रूर से ज़रूर मैच कर लीजिए अगर आपने अभी तक मैच नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।